नमस्कार, मेरा नाम है ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सीरीज इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। अभी तक आपने सुना कि नेहरू जी की सरकार लैंड रिफॉर्म लाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन के पॉइंट पर खारिज किया और जमींदारों के हक में फैसला दिया। 1962 में हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने और 1962 में ही चाइना के साथ युद्ध में हमें हार का सामना करना पड़ा और 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, जिससे देश ने एक अनमोल हीरा खो दिया। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले कैंडिडेट थे मोरारजी देसाई और उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। पार्टी के अंदर अगले प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बड़ा विवाद था, क्योंकि मोरारजी बड़े ही तेज तर्रार नेता थे और कामराज जी की लॉबी को लगा कि अगर ये प्रधानमंत्री बने तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तब एक शांत गांधीवादी नेता जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर विचार किया गया और मोरारजी देसाई को समझाकर शास्त्री जी के लिए राजी किया गया। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और उस वक्त उनके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए उन्होंने किसानों पर भरोसा किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। हालांकि शास्त्री जी को न्यूक्लियर में कुछ खास रुचि नहीं थी, परंतु दुनिया भर में भारत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी छवि के विपरीत न्यूक्लियर को बढ़ावा दिया और वो काम तेजी से चलता रहा। इधर 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया, पर शास्त्री जी ने बहुत ही आसानी से उस युद्ध को मैनेज कर लिया और भारत युद्ध जीत गया। अब भारत में पाकिस्तान को हरा दो, बस हीरो तो बनना ही है। फिर क्या, शास्त्री जी भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में नजर आए और उनकी पॉपुलैरिटी की धाक जम गई। लेकिन 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी संदिग्ध कारणों से मृत्यु हो गई। कारण का सही अनुमान लगा पाना कठिन है, लेकिन सबसे ज्यादा केजीबी की ओर इशारा जाता है, जो कि सोवियत संघ की एक खुफिया एजेंसी है। जैसा कि सब जानते थे कि शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से झुकने वालों में से नहीं थे, तो कुछ इशारा सीआईए की ओर भी जाता है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि भारत एक न्यूक्लियर कंट्री बने। खैर, क्योंकि ये सभी एक अनुमान है, तो हम इन सभी को यहीं छोड़ते हुए देश की राजनीति की ओर चलते हैं। अब 12 जनवरी से 23 जनवरी तक गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने और 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 11 साल 2 महीने इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनकर रही। इंदिरा गांधी शास्त्री जी के टाइम पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थी और इन 2 सालों में प्रधानमंत्री बनने का मन बना चुकी थी। पर अब दोबारा मोरारजी देसाई तैयार थे प्रधानमंत्री बनने को। फिर एक बार दोबारा से के कामराज को किंग मेकर बनने का मौका मिला और कंडीशन अभी भी सेम थी कि कामराज और उनकी लॉबी मोरारजी को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थी और तलाश चल रही थी एक कठपुतली की। तभी एक नाम इंदिरा जी का सामने आया और कामराज को लगा कि उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उस वक्त एक शब्द जो इंदिरा गांधी के लिए बहुत प्रचलित था, वो है गूंगी गुड़िया। वो अलग बात है कि भविष्य में उस गुड़िया ने सभी को गूंगा कर दिया। इस बार मुरारजी सहमत होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और अड़ गए कि वोट करवा लो। तो कांग्रेस की इंटरनल कमेटी में इलेक्शन हुए और इसमें इंदिरा गांधी जीत गई। इसलिए शुरू से ही मुरारजी और इंदिरा जी के बीच अनबन बनी रही। मोरारजी देसाई को लगता था कि मेरे आखिरी सालों में प्रधानमंत्री बनने का सपना छीन लिया इस गुड़िया ने, इसलिए वो उनसे नाराज रहते थे। इस समय तक आते आते कांग्रेस की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त एक नारा दिया, गैर कांग्रेसवाद,
और 1967 के चुनाव के लिए भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसी कुछ पार्टी जोरों से काम कर रही थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के अंदर ही दो हिस्से थे, मोरारजी का अलग और इंदिरा का अलग, जो बस दिख तो साथ में रहे थे लेकिन मन से साथ नहीं थे। अब देश को भी कांग्रेस पर नेहरू जी के जमाने के जैसा भरोसा नहीं था। फाइनली जो पार्टी हमेशा बुलंद बहुमतों से जीतती थी वो 1967 के चुनाव में एक साधारण बहुमत से केवल 22 सीटें ज्यादा जीत पाई। साथ में राज्यों के भी चुनाव हुए जिसमें 6 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। आधे मंत्री अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और एक कमजोर सरकार बनी जिसमें प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और डिप्टी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर का पद भी मोरारजी देसाई को दिया गया। अब इंदिरा गांधी को देश में कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना था, पार्टी में अपनी जगह बनानी थी और सबसे जरूरी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना था। आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले भाग में सुनाऊंगा जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के रोल को देखेंगे, किस तरह सुप्रीम कोर्ट सरकार के हर फैसले के बीच में आ जाता है, और फिर इंदिरा गांधी का रोमांचक कार्यकाल। मेरा ये तरीका जिसमें मैं एक कठिन विषय को कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने सजेशन मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और मेरी ईमेल आईडी theselfeducationgroup@gmail.com पर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।